बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में जाने से पहले थोड़ा सा आपको रिकॉल कर दूं कि लास्ट वीडियो में क्लिप 3 में हमने कौन से टॉपिक डिस्कस किए थे। हमने कलर कंटेक्स्ट के बारे में पढ़ा था कि कोई कलर जो है वो परसीव होता है तो वो परसेप्शन डिपेंड करती है बाकी कलर्स पे जो उस कलर के सराउंडिंग में होते हैं, राइट। और कलर सेंसिटिविटी भी हमने बात की थी और कलर गाइडलाइंस मैंने आपको दिए थे कि आप कोई इंटरफेस डिज़ाइन करते हो तो किस तरह के कलर्स आप यूज़ करोगे, किस तरह से आप कलर्स के बीच में हार्मनी क्रिएट कर सकते हो। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 3D विजन और रीडिंग। ओके, सो पहला है 3D विजन। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हम उसे 3D में परसीव करते हैं, 3 डायमेंशन में। इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना ऑफ परसीविंग 3D इमेजेस इज़ नोन एज बाइनोकुलर विजन एंड स्टीरियोप्सिस। रिकॉल करें ज़रा, लेक्चर 2 को हमने पढ़ा था कि रेटिना बिहेव्स लाइक अ फिल्म रोल इन आई, और रेटिना पर इमेजेस जो बनते हैं वो 2D होते हैं, 2 डायमेंशन के, राइट। सो अब बाइनोकुलर विजन क्या है? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन ह्यूमन आई टू मेंटेन फोकस ऑन एन ऑब्जेक्ट विद बोथ आइज क्रिएटिंग अ सिंगल विजुअल इमेज। इसका मतलब ह्यूमन आई की वो कैपेबिलिटी जिसके थ्रू वो मुसलसल किसी ऑब्जेक्ट को फोकस करे और अपनी विजुअल एक्टिविटी की रेंज में फाइनर से फाइनर डिटेल्स उस ऑब्जेक्ट की गेट करे और फाइनली एक सिंगल विजुअल इमेज परसीव करे उस ऑब्जेक्ट का। अगर बाइनोकुलर विजन में मसला हो तो डबल इमेज या ब्लर इमेज बनते हैं आइज़ में, और साथ साथ आई में ना स्ट्रेस भी फील होता है, थोड़ा सा दर्द फील होता है। इसके अलावा बाइनोकुलर विजन की हेल्प से ह्यूमन आई से कोई ऑब्जेक्ट कितना दूर है, कितने डिस्टेंस पर है तो वो डिस्टेंस भी एक्चुअली परसीव होता है। ऑलराइट, इसके बाद आता है स्टीरियोप्सिस। तो असल में ह्यूमन आई दो होते हैं और फिज़िकली हेड के दो एक्सट्रीम पोजीशन पर वो लाई करते हैं। सो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो दोनों आइज़ की वजह से हम उस ऑब्जेक्ट को असल में दो डिफरेंट एंगल से देख रहे होते हैं। दोनों आइज़ के बीच जो एंगल की मैं बात कर रहा हूँ वो इतना बड़ा नहीं होता, इतना फ़र्क नहीं होता, बट एटलीस्ट सेम भी नहीं होता। सो एज अ रिज़ल्ट आपके दो इमेजेस बनते हैं उस ऑब्जेक्ट की आई में। यही दो इमेजेस स्टीरियो पेयर कहलाते हैं क्योंकि यही दो इमेजेस ब्रेन प्रोसेस करके उसको कंबाइन करता है और एक 3D इमेज बन जाता है। अच्छा, ह्यूमन आई को कुछ क्लूज मिलते हैं या आप कह सकते हो कि सपोर्टिंग टिप्स मिलते हैं टू परसीव अ परफेक्ट 3D इमेज। परफेक्ट 3D इमेज का मतलब है कि ऑलमोस्ट सेम जो अपेरेंट लेंथ है, हाइट है या डेप्थ है उस ऑब्जेक्ट की वो परसीव हो सके और साथ साथ फाइनर से फाइनर डिटेल्स भी परसीव हों। कुछ स्ट्रॉन्ग क्लूज हैं, मसलन अपेरेंट साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब वो ऑब्जेक्ट ख़ुद कितना बड़ा है। किसी ऑब्जेक्ट का साइज़ ह्यूमन आई को ना एक बहुत बड़ा क्लू है टू परसीव इट्स 3D इमेज। दूसरा क्लू है शैडो, किसी ऑब्जेक्ट की शैडो से भी ह्यूमन आई को काफ़ी हेल्प मिलती है टू परसीव इट्स 3D इमेज। तीसरा है ओवरलैपिंग एंड पैरेलैक्स। इसका मतलब है कि अगर आप बिल्कुल अपने हेड को स्टेशनरी रखो और किसी ऑब्जेक्ट को आप एक आंख से देखो, मसलन पहले लेफ़्ट को क्लोज़ करो और राइट आंख से उस ऑब्जेक्ट को देखो और फिर राइट आंख को क्लोज़ करके उस ऑब्जेक्ट को आप लेफ़्ट आई से देखो, तो आपको उस ऑब्जेक्ट के दो अपेरेंट व्यूज़ मिलेंगी विद टू डिफरेंट पोजीशंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी जो मैं नीचे कारपेट पे हूँ, लैपटॉप सामने है और मैं देख रहा हूँ कि जो लैपटॉप का चार्जर है वो ऐसे लटका हुआ है, और जब लेफ़्ट आई से देखता हूँ तो उसकी एक पोजीशन मुझे नज़र आती है और जब राइट से मैं देखता हूँ तो मुझे उसकी दूसरी पोजीशन नज़र आ रही है। हैंस आप कह सकते हो कि इट इज़ द डिफरेंस इन द अपेरेंट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्यूड अलोंग टू डिफरेंट लाइन्स ऑफ साइट। सिमिलरली कुछ वीकर क्लूज हैं। पहला है स्पीड ऑफ मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा है तो डेफिनेटली उसकी जो 3D इमेज होगी वो ज़्यादा अच्छे से नहीं परसीव होगी। और बाकी इसके अलावा जो एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स हैं, मसलन स्मोक है, डस्ट है, हेज़ वगैरह, इससे भी जो 3D इमेज की परसेप्शन है वो अफेक्ट हो सकती है। ओके, अब आते हैं रीडिंग पर कि रीडिंग क्या है एंड व्हाट आर द कंस्ट्रेंट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ रीडिंग। सो जब भी हम कंप्यूटर की स्क्रीन को देखते हैं तो असल में हम रीड कर रहे होते हैं स्क्रीन को। रीडिंग 3 स्टेजेस में होती है। सबसे पहले स्क्रीन को देखते हैं तो एक विजुअल पैटर्न रिसीव होता है हमें। वो पैटर्न
डिसकनेक्टेड लाइंस भी हो सकते हैं, कनेक्टेड लाइंस भी हो सकते हैं, कोई ज्योमेट्रिकल शेप भी हो सकती है, कोई सिंबल भी हो सकता है, राइट। सो सेकंड स्टेप में फिर वो विजुअल पैटर्न डिकोड होता है एज पर आवर प्रीवियस नॉलेज, और थर्ड स्टेज में फाइनली वो इंटरप्रेट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि समझ में आ जाती है वो चीज़, और ये होता है उस विजुअल पैटर्न पर सिंटैक्स और सिमेंटिक्स अप्लाई करने के बाद। कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं रीडिंग के हवाले से। एक है सेकेड्स, ये सिंपली आई की मूवमेंट को कहते हैं। जब हम रीडिंग करते हैं तो हम लोग आई को कॉन्टीन्यूसली जड़ की मूवमेंट्स दे रहे होते हैं, और हर बार उसे एक न्यू सिंबल पर या एक नए वर्ड पर या पैटर्न पर उसको फोकस करते हैं। दूसरा है फिक्सेशन, रीडिंग करते वक्त जब हम अपनी आइज़ को ना एक पॉइंट पर फिक्स कर लेते हैं उसे कहते हैं फिक्सेशन। फिक्सेशन आप कह सकते हो किसी भी पर्पस के लिए हो सकती है, या तो फाइनल डिटेल्स गेट करने के लिए या फिर कोई और पर्पस के लिए। लास्ट वन इज़ रिग्रेशन, तो जब हम रीडिंग करते हैं तो आइज़ की बैकवर्ड मूवमेंट को रिग्रेशन कहते हैं। कम रिग्रेशन अच्छे रीडर्स की निशानी है, और ये असल में उस वर्ड की कॉम्प्लेक्सिटी पर भी डिपेंड करती है कि कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वर्ड है तो रिग्रेशन भी ज़्यादा होती है। अब वो फैक्टर्स हम पढ़ते हैं जिससे रीडिंग अफेक्ट हो सकती है। मतलब पहला है वर्ड की शेप। वर्ड की शेप असल में डिपेंड करती है कि किस केस में वो वर्ड जो है वो प्रेजेंटेड है। डिफरेंट तरह के केसेस हैं, आप लोगों को पता है। एक लोअर केस होता है, एक अपर केस होता है, एक सेंटेंस केस होता है, और एक टॉगल केस भी होता है, राइट। सो लोअर केस में सब जो अल्फ़ाबेट्स हैं स्मॉल लेटर्स में होते हैं, अपर केस में सारे कैपिटल लेटर्स में होते हैं। सेंटेंस केस में जो सेंटेंस का पहला वर्ड है उसका पहला अल्फ़ाबेट्स कैपिटल में होता है और बाकी सारे स्मॉल में होते हैं। और जो टॉगल केस है वो सेंटेंस केस का उल्टा है, राइट। सो एग्जांपल आपको देते हैं, यहाँ पे आप देखो जो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको WHO की जो स्पेलिंग है वो स्मॉल लेटर्स में नज़र आती है, ठीक है, तो आप इसको परसीव करते हो हु, मतलब वो क्वेश्चन मार्क वाला कि कौन, राइट। और अगर आपको WHO कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है कैपिटल लेटर्स में, वर्ड की शेप आप डिफरेंट परसीव कर रहे हो, तो आप यहाँ पर आपके जहन में वो कौन वाला क्वेश्चन मार्क वाला हु जहन में नहीं आ रहा, राइट। आप ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके जहन में कुछ इस तरह का इमेज आ रहा हो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आपको ये किसी वर्ड की या किसी फ्रेज़ की आप कह सकते हो कि ये उसकी एब्रिविएशन है, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आपके पास केस चेंज होता है तो फिर उस वर्ड की शेप भी चेंज होती है, फिर और उसकी फिर परसेप्शन भी डिफरेंट हो जाती है, राइट। सिमिलरली यहाँ पे आप देखो, अगर आपको BIT स्मॉल लेटर्स में मिलता है तो आपको वो DLD वाला, वो मेमोरी वाला बिट बाइट वाला बिट्स, उसको आप परसीव करते हो। लेकिन अगर आपको लिखा हुआ आता है कैपिटल BIT तो आप इसको कहते हो कि समथिंग, कोई बी से कोई नाम, कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इस तरह की कोई चीज़ आप परसीव करते हो। सो आप कहते हो कि जो केस होता है उससे आपके पास वर्ड की जो शेप होती है वो डिफरेंट होती है, और केस से फिर हम वर्ड्स को डिफरेंट उसमें परसीव करते हैं। सो हम कह सकते हैं कि जो कैपिटल लेटर्स हैं वो हार्ड टू रीड होते हैं और हार्ड टू अंडरस्टैंड भी होते हैं। दूसरी बात यह है स्टूडेंट्स कि जब भी हम किसी वर्ड को रीड करते हैं, चाहे स्क्रीन पे हो या चाहे किसी पेपर पर लिखा हुआ हो, सो हम उसको असल में कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्कैनिंग नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज़ मैं इस कैपिटल वर्ड को रीड कर रहा हूँ, तो मैं इस तरह नहीं करता हूँ वो जिस तरह हम बचपन में ना दो दो हरूफ को, दो दो अल्फ़ाबेट्स को ऐसे मिला मिला के पढ़ के उससे फाइनली एक वर्ड बना लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल CAP कैप, CAPI कैपी, TAL कैपिटल। तो हम जब रीडिंग करते हैं तो हमारी अप्रोच ऐसे नहीं होती है, हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्कैनिंग नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, हम पहले वर्ड की शेप को रिकॉग्नाइज करते हैं और फिर उसको अपनी प्रीवियस नॉलेज के साथ क्या करते हैं, चेक करते हैं। अगर वो शेप वाला वर्ड हमारी रेपोजिटरी में कहीं मिल जाता है तो हम फिर उसको परसीव कर लेते हैं, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल जो है ना वो कुरान है। हम जब भी कुरान पढ़ते हैं तो हर एक वर्ड को ना ऐसे वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर उसको स्कैन करके उसको आपस में जोड़ के फाइनली एक वर्ड नहीं बनाते हैं, ठीक है। हम कुरान के वर्ड को देखते हैं और पहले से ना वो डिफरेंट, हम उसकी कुरान के वर्ड्स की जो है वो हमारी रेपोजिटरी में सेव होती हैं, तो हम जस्ट वर्ड को रिकॉग्नाइज करते हैं और हम समझ जाते हैं कि ये कौन सा है, राइट। सो वर्ड की शेप जो है उसकी परसेप्शन में अहम रोल प्ले करती है। दूसरा है स्पीड ऑफ रीडिंग। एवरेज जो स्पीड है वो 250 वर्ड्स पर मिनट है।
ये रीडिंग के लिहाज से मैं बोल रहा हूँ, अच्छा टाइपिंग के लिहाज से नहीं। इसके अलावा लेजिबिलिटी पर भी डिपेंड करता है। लेजिबिलिटी का मतलब है कि कितना वाज़ेह लिखा हुआ है कोई वर्ड। फ़ॉन्ट स्टाइल्स हैं कुछ जो बहुत ही ना ऐसे जॉइनिंग लेटर्स में होते हैं, घुमा फिरा के खींच के ऐसे अल्फ़ाबेट्स को कोई वर्ड बना होता है, तो वो लेजिबल नहीं होता। जो डॉक्टर्स की राइटिंग होती है बिल्कुल भी वो लेजिबल नहीं होती, राइट। सो लेजिबिलिटी पर भी डिपेंड करता है कि आपके पास कोई राइटिंग है, कोई वर्ड है, वो लेजिबल कितना है, ठीक है। वर्ड की शेप पर भी डिपेंड करता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। फ़ॉन्ट साइज़ आपके पास 9 to 12 पॉइंट्स होने चाहिए। 9 से कम होगा तब भी वो स्पीड ऑफ रीडिंग आप कह सकते हो कि वो ज़्यादा स्पीड से आप उसको नहीं पढ़ सकते हो। 12 से ज़्यादा भी होगी तब भी आप उसको ज़्यादा स्पीड से नहीं पढ़ सकते हो। इसके अलावा जो लास्ट चीज़ है वो है लाइन की लेंथ। तो लाइन की लेंथ अगर आपके पास 2.3 इंचज़ से कम है तब भी आप उसको ज़्यादा अच्छे से नहीं रीड कर सकते हो, क्योंकि आपको आई को ना बड़े डाइवर्स डायरेक्शन में मूव करना होता है, हर बार आपको रीफोकस करना होता है। सिमिलरली अगर आपके पास लाइन की लेंथ 5.2 इंचज़ से ज़्यादा है तब भी आप ना वो लाइन की लेंथ ज़्यादा हो जाती है, तो आप ना एक तरह से बोर हो जाते हो, आप उसको रीड नहीं कर पाते हो। सो जो अच्छी रेंज है वो है 2.3 टू 5.2 इंचज़। वो नोट पैड में आपके पास आप देखते हो कि वो जो लाइनें होती हैं ना वो इंतहाई लंबी होती हैं। आप जब तक इंटर नहीं प्रेस करते हो, कैरेज रिटर्न नहीं करते हो, तो लाइन ब्रेक नहीं होता। और जो लेंथी लाइंस होती हैं उनको रीड करना इज़ थोड़ा सा मुश्किल काम, ठीक है। ओके, सो क्या अभी आप लोग मुझे बता सकते हो कि कंप्यूटर की स्क्रीन से रीडिंग करना क्यों मुश्किल है? मतलब एक तो हम रीडिंग करते हैं बुक से, पेज से, हमारे पास कोई फिज़िकल पेज होता है, उस पर कोई राइटिंग होती है, ठीक है। तो और दूसरा हम रीडिंग करते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन से। तो आपके ख़्याल में कौन से फैक्टर्स हैं कि जिसके थ्रू कंप्यूटर की स्क्रीन से रीडिंग करना हमें मुश्किल हो जाता है? इसके अलावा कुछ गाइडलाइंस हैं अगर आप कोई रीडेबल इंटरफेस डिज़ाइन कर रहे हो। तो सबसे पहला होता है नेगेटिव कंट्रास्ट। नेगेटिव कंट्रास्ट का मतलब ये है कि आपका जो बैकग्राउंड है वो ब्राइट है, मतलब सफ़ेद है, ब्राइट, राइट। और दूसरा आपके पास जो फोरग्राउंड है जिससे आप लिखाई कर रहे हो, जो फ़ॉन्ट है, जो 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 टेक्स्ट का जो कलर है वो आपके पास डार्क है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी इसी वक्त जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, बैकग्राउंड मेरा वाइट है और जो कलर का जो टेक्स्ट है वो ग्रीन है और ब्लैक है। सो इसको कहते हैं नेगेटिव कंट्रास्ट। इसके अलावा एक होता है पॉजिटिव कंट्रास्ट। पॉजिटिव कंट्रास्ट का मतलब ये है कि बैकग्राउंड डार्क है और आप जो टेक्स्ट का कलर है, जो फोरग्राउंड का कलर है वो लाइट है। सो जो पॉजिटिव कंट्रास्ट है वो इतना ज़्यादा रीडेबल नहीं है, इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं होते। नेगेटिव कंट्रास्ट के रिजल्ट्स अच्छे होते हैं। इसके अलावा आप जो रीडेबल फ़ॉन्ट साइज़ है 9 to 12 आप वो यूज़ करो। लेजिबल फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ करो। बहुत सारे फ़ॉन्ट स्टाइल्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ फ़ॉन्ट स्टाइल्स ऐसे हैं जो बड़े घुमा ऐसे करके ना घुमा घुमा के वर्ड्स को लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक है लूसीडा हैंड राइटिंग। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप लोग ज़रा देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। तो वैसी आप फ़ॉन्ट स्टाइल को ना यूज़ करो। लेजिबल लाइन लेंथ को आप फॉलो करो 2.3 से 5.2 इंचज़ तक। और इसके अलावा आप कोशिश करो कि आप स्मॉल लेटर्स में टेक्स्ट को लिखो या फिर ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस की इसमें, राइट। सो आई होप आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि 3D विज़न क्या होती है और हम लोग रीडिंग कैसे करते हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो रीडिंग को अफेक्ट करते हैं और किस तरह के जो गाइडलाइंस हैं उसको अडॉप्ट करके आप लोग एक ज़्यादा अच्छा रीडेबल इंटरफेस डिज़ाइन कर सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में फिर किसी और टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।